तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साझेदारी का पुनर्गठन, वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, यानी चैप्टर नंबर 4 का ऑब्जेक्टिव। इस ऑब्जेक्टिव के बुक में जो आप देख रहे हैं 2025 का नया वाला बुक है, इस ऑब्जेक्टिव के बुक में हम लोगों ने जो भी प्रैक्टिकल इसमें दिया हुआ था, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इस चैप्टर का, वो सारे के सारे हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। आज के क्लास में हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसका थ्योरी करना है, चैप्टर नंबर 4 का। सभी लोग जल्दी से निकाल लीजिए। निकाल लिए हैं तो चलिए शुरू करते हैं। जो जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे वो ऑलरेडी डन है, तो केवल हमें थ्योरी क्वेश्चंस करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर लिखा है, साझेदारी समझौते में परिवर्तन से चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी कि अगर साझेदारी समझौते में परिवर्तन होता है तो क्या क्या होता है। ध्यान से पढ़िएगा ऑप्शंस को। क्या क्या होता है बाबू? ऑप्शन नंबर ए, साझेदारों के मध्य संबंध बदल जाते हैं, चेंज द रिलेशनशिप एमंग पार्टनर्स। दूसरा, साझेदारी व्यवसाय का अंत हो जाता है, रिजल्ट इन द एंड ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। या ऑप्शन नंबर सी, साझेदारी फर्म का विघटन हो जाता है, डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। क्या होना चाहिए बाबू? सिंपल सी बात है, साझेदारी समझौते में जब परिवर्तन होता है ना, तो साझेदारी समझौते में परिवर्तन होता है तो संबंध बदल जाते हैं। मैंने बताया था कि साझेदारों के संबंधों में परिवर्तन आए, यही तो था पुनर्गठन का डेफिनेशन, कि साझेदारी समझौते में परिवर्तन आए और लेकिन फर्म बंद नहीं होना चाहिए, है कि नहीं, लेकिन संबंधों में परिवर्तन आ जाना चाहिए। उसी को क्या बोलते हैं बाबू? साझेदारी समझौते में परिवर्तन आता है तो संबंध आपस में क्या होते हैं? बदल जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल है तो ऑलरेडी बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम है। कोई भी सिंपल भाषा में एक लाइन में जवाब दे सकता है कि भाई पुनर्गठन होता है तो संपत्तियों का मूल्यांकन होता है, पुनर्मूल्यांकन, है ना। तो संपत्तियों का मूल्यांकन अगर होता है और उसमें अगर वृद्धि हो जाए तो क्या होगा? लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। सिंपल सी बात है। ऑन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट विल रिजल्ट इनटू, ऑप्शन नंबर ए, वर्तमान साझेदारों को लाभ होगा, गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर। या ऑप्शन नंबर बी, वर्तमान साझेदारों को हानि होगा, लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। या ऑप्शन नंबर सी, वर्तमान साझेदारों को न लाभ होगा न हानि होगा, नाइदर गेन नॉर लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर। या ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। ये होगा। ये तो डायरेक्ट आंसर पता है कि भाई अगर कोई भी एसेट यानी कोई भी संपत्ति बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा, है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। टिक करते रहिए, टिक करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। पूंजी पर ब्याज को सामान्यतः मानना चाहिए, जनरली द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कंसिडर्ड एज, ऑप्शन नंबर ए, लाभ का विनियोजन। ये तो पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, याद है, पार्टनरशिप फंडामेंटल में। पार्टनरशिप फंडामेंटल का ये क्वेश्चन है कि लाभ का विनियोजन कहेंगे, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहेंगे, या फिर एक संपत्ति यानी एसेट कहेंगे, या फिर एक व्यय यानी एक्सपेंस कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं। क्या कहेंगे बाबू? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या माना जाता है? एप्रोप्रिएशन यानी लाभ का विनियोजन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम होगा, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट ऑन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म, पार्टनरशिप फर्म, रिजल्ट इनटू, बताएंगे बाबू कि उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा दोबारा से पूछ दिया है कि साझेदारी फर्म में जब पुनर्गठन होगा तो संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का क्या परिणाम होगा, यानी कि कोई एसेट अगर इंक्रीज कर जाता है तो उससे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शंस भी वही है, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 5 रिपीट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 और 5 रिपीट कर दिया है। बताइए आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 का भी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। और देखिए बाबू, जो भी क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पढ़ रहे हैं ना, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से। 2024 रिसेंटली आया है, पिछले ही साल, दिख रहा है, पिछले ही साल का आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जो जो टॉपिक पढ़ाया गया है, समझाया गया है, उसको दिमाग में रखा करें, क्योंकि एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हर जगह से सवाल एग्जाम में आते हैं। ठीक है बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। लिखा है, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित संपत्ति का लेखा करने पर होगा, रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड एसेट, समझाया था ना मैंने, अनरिकॉर्डेड एसेट ऑन द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म विल बी। बाबू अनरिकॉर्डेड एसेट को रिकॉर्ड करेंगे तो क्या होगा?
एगो एसेट बढ़ेगा ना, और एसेट बढ़ने से प्रॉफिट होता है, सिंपल सी बात है। तो देख लो ऑप्शन नंबर ए, वर्तमान साझेदारों को लाभ होगा, गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर। यस सर। ऑप्शन नंबर बी, वर्तमान साझेदार को हानि होगा, ए लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर। नहीं नहीं। ऑप्शन नंबर सी, वर्तमान साझेदार को न लाभ होगा ना हानि होगा, नाइदर अ गेन नॉर अ लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर। नहीं नहीं। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। किसी को कोई डाउट? चलो, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो पा रहा है, इसलिए क्योंकि कंसेप्ट को बार बार प्रैक्टिस कराया गया था, है ना, कि भाई एसेट कोई बढ़ेगा तो क्या होगा, घटेगा तो क्या होगा, है ना, लाइबिलिटी बढ़ेगा घटेगा तो क्या होगा, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे तो क्या होगा, अनरिकॉर्डेड एसेट को रिकॉर्ड करेंगे तो क्या होगा। ये सब कितनी बार हम प्रैक्टिस कराए होंगे बोर्ड पर, और मैंने हर बार कहा कि बाबू एक एक वर्ड से ऑब्जेक्टिव बनेगा, और देखो यहाँ दिख भी रहा है ऑब्जेक्टिव, एक एक वर्ड से ऑब्जेक्टिव दिख रहा है ना। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। 7 नंबर कहता है साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित दायित्व का लेखा करने पर होगा, यानी रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। देखो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के बारे में पूछ रहा है, रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑन द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म विल बी, बताओगे? अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे तो क्या होगा? सिंपल सी बात है भाई, लायबिलिटी बढ़ जाएगा एक ठो, है ना, और लायबिलिटी बढ़ने का मतलब लॉस होगा। क्लियर है बात? ऑप्शन नंबर ए, वर्तमान साझेदारों को लाभ, अगेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर। नहीं। ऑप्शन नंबर बी, वर्तमान साझेदारों को हानि, ए लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर। यस सर। ऑप्शन नंबर सी, न लाभ न हानि। नहीं। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आ जाइए 8 नंबर पे। 8 नंबर कहता है निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक फर्म का पुनर्गठन होता है? आउट ऑफ द फॉलोइंग इन विच सिचुएशन द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म टेक्स प्लेस। मैंने बताया था बाबू कि पुनर्गठन कब कब होता है, 5 परिस्थितियां बताए थे, जिनमें से 4 परिस्थितियां आप लोगों को पढ़नी है, उन्हीं में से कोई दिया होगा। ऑप्शन नंबर ए, साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के समय, एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स, यानी पार्टनरों के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो क्या उसे पुनर्गठन यानी रिकंस्टिट्यूशन कहेंगे? यस सर कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी, एक नए साझेदार का प्रवेश के समय, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, तो भी कहेंगे। अच्छा, इसी के साथ बता दीजिए कि 5 कंडीशन कौन कौन सा होगा। पहला, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन यानी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरा, पार्टनरों का प्रवेश यानी कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तीसरा, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। चौथा, डेथ ऑफ अ पार्टनर। पांचवा, एमालगमेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है बात, एकीकरण। क्लियर है बात? चलिए सर, अच्छी याद है अच्छे से, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है बात? चलिए ऑप्शन नंबर डी भी देख लीजिए, पिछले समायोजन करते समय, पिछले समायोजन करते समय, एट द टाइम ऑफ डूइंग पास्ट एडजस्टमेंट। नहीं, ऐसा कुछ हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। 5 केस पढ़े थे और 5 हम लोग को अच्छे से याद है, उसमें ये नहीं था, है ना जी। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 8 का सी टिक कर लीजिए, कोई दिक्कत? 9 नंबर प्रैक्टिकल है, 10 नंबर प्रैक्टिकल है, 11 भी प्रैक्टिकल है, बल्ले बल्ले हो गया। तो 12 नंबर पे आ जाइए। 12 नंबर शुरू करें। तो कहता है साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित देनदारी का लेखा करने पर होगा, ऑन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी विल रिजल्ट इन। सिंपल सी बात है भाई, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे तो क्या होगा? लायबिलिटी को बढ़ जाएगा, और लायबिलिटी बढ़ने का माने लॉस होता है। लायबिलिटी माने एक तरह से कहो तो दायित्व, सिंपल भाषा में कहो कर्जा, बढ़ गया तो नुकसान है। सिंपल सी बात, बढ़ गया तो नुकसान है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बोलो, ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वर्तमान साझेदारों को हानि हो जाएगा। कोई दिक्कत? आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 प्रैक्टिकल है, हम लोग बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है बाबू, ए, बी और सी एक फर्म में साझेदार हैं। यदि डी नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है तो ए, बी, सी आर पार्टनर इन अ फॉर्म। इफ डी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, अगर डी नया पार्टनर के रूप में आ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए,
पुरानी फर्म का विघटन हो जाएगा, ओल्ड फर्म डिसॉल्व हो जाएगा, मतलब पुराना फर्म बंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, पुरानी फर्म तथा पुरानी साझेदारी का विघटन हो जाएगा, ओल्ड फर्म एंड ओल्ड पार्टनरशिप आर डिसॉल्व। नहीं। ऑप्शन नंबर सी, पुरानी साझेदारी का पुनर्गठन होगा, ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड। यस सर, मैंने बताया था कि जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, यानी पुनर्गठन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही होगा? सी। देख पा रहे हो, आसानी से सवाल बन रहा है। और जितना पढ़ाते समय मैंने एक एक वर्ड पे चर्चा किया था, कई बार रिवीजन कराया था, हर एक चीज ऑब्जेक्टिव में एज इट इज लाइन बाय लाइन लिखा हुआ मिल रहा है। टेस्ट में यही रहता है, पता नहीं टेस्ट में क्या हो जाता है तुम लोग को। क्वेश्चन नंबर 15 बताओ, पुनर्मूल्यांकन खाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज। कितनी बार लिखे होंगे, है ना? बताए होंगे कि भाई देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए नॉमिनल अकाउंट का रूल उस पर लागू होता है, इसलिए जो भी एक्सपेंसेस लॉसेज होते हैं डेबिट में दिखाते हैं, इनकम गेन्स होते हैं उनको क्रेडिट में दिखाते हैं। कितनी बार, सैकड़ों बार चर्चा किए होंगे, है कि नहीं? तो बताइए, पुनर्मूल्यांकन खाता कौन अकाउंट है? रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। ऑप्शन नंबर सी। और देख रहे हो, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। देखो क्या कहता है, पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष, कुछ ना कुछ तो आता है ना जी लास्ट में, या तो प्रॉफिट आता है नहीं तो लॉस आता है। तो उसी के बारे में पूछ रहा है कि पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। किस अनुपात में? द बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ऑप्शन नंबर ए, पुराने लाभ हानि अनुपात में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, या ऑप्शन नंबर बी, नए लाभ हानि अनुपात में यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, या समान अनुपात में इक्वल रेशियो में, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही होगा? पुराने अनुपात में। सिंपल सी बात है, कई बार बताए थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी प्रॉफिट आएगा, लॉस आएगा, सभी प्रॉफिट और लॉसों को पुराने पार्टनरों को पुराने अनुपात में बांट दिया जाएगा। बात खत्म। सभी पार्टनरों को, है ना जी, पुराने सभी पार्टनरों को। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए सही है। 17 पे आ जाए। 17 नंबर क्वेश्चन देखो बाबू बुक में जल्दी से। कहता है, फर्म का पुनर्गठन नहीं होता है जब, फर्म का पुनर्गठन नहीं होता है जब, यानी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म डज नॉट टेक प्लेस व्हेन देयर इज। बताओगे कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म कब कब नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए, नए साझेदार का प्रवेश होता है तब। क्या जब नए साझेदार का प्रवेश होता है, यानी एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, तो उस समय पर रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है? होता है सर। ऑप्शन नंबर बी, साझेदार की मृत्यु होती है तब, डेथ ऑफ अ पार्टनर, उस समय भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। ऑप्शन नंबर सी, साझेदारी फर्म का समापन हो जाता है तब, फर्म समाप्त हो गया, उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी बोलेंगे, फर्म जिंदा रहना चाहिए। बताए थे ना, फर्म विद्यमान होना चाहिए, एग्जिस्टेंस उसका खत्म नहीं होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी गड़बड़ है ना जी। ऑप्शन नंबर डी, दो साझेदारी फर्मों का एकीकरण होता है, अमालगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म, यानी ए, बी और डी में रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, केवल सी एक ऐसा है जिसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है। तो वही तो क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा ऐसा सिचुएशन है जिसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन यानी पुनर्गठन नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर सी में नहीं होता है। कोई दिक्कत किसी को? चलो क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाए। अरे भाई बस खत्म ही होने वाला है, थोड़ा सा बचा है। 18 कहता है, यदि नए साझेदार के प्रवेश के समय पुस्तकों में लाभ हानि खाते का कोई शेष है तो उसे हस्तांतरित किया जाएगा। पढ़ाया था मैंने, लाभ हानि खाते का शेष, यानी कि या तो प्रॉफिट, ओल्ड प्रॉफिट हो या ओल्ड लॉस हो, पढ़ाए थे ना जी। तो ओल्ड प्रॉफिट या ओल्ड लॉस को हस्तांतरित किया जाएगा। कहाँ ये पूछ रहा है? इफ एट द टाइम ऑफ, ध्यान से सुनना, इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर सम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस अपीयर इन द बुक्स, इट विल बी ट्रांसफर टू, कहाँ ट्रांसफर करेंगे बाबू? पुराने पार्टनरों को बांट देते हैं ना जी, पुराने पार्टनरों को पुराने रेशियो में यानी ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाता है, यही किया जाता है ना। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो जाता है ना जी। जब भी कोई पुराना प्रॉफिट दिया हो या पुराना लॉस दिया हो, उस पुराने प्रॉफिट लॉस को क्या करते हैं? पुराने अनुपात में पार्टनरों के कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। तो देख लो ऐसा ऑप्शन कहाँ लिखा है। ऑप्शन नंबर ए, लाभ हानि समायोजन खाते में, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भेजते हैं। नहीं। ऑप्शन नंबर बी, सभी साझेदारों के पूंजी खाते में, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो यहाँ कंफ्यूज कर रहा है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख दिया है। ऑप्शन नंबर सी क्या लिखा है? पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर ये ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दोनों अलग अलग चीज़ है क्या? ये अलग अलग चीज़ है, क्योंकि क्या पूछा है कि नया साझेदार आएगा तो उस समय पर पूछा है कि अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है और पुराना प्रॉफिट बिजनेस में दिया है तो किसको बटेगा? पुराने पार्टनरों को बटेगा, नया का थोड़ी बटेगा भाई। नया पार्टनर जो अभी आ रहा है उसको कह देंगे हम पुराना प्रॉफिट में हिस्सा, वो तो अभी आ रहा है। अब जब वो आएगा इसके बाद कोई प्रॉफिट होगा उसमें हिस्सा लेगा, वो पुराने प्रॉफिट में क्या हिस्सा लेगा? इसलिए आंसर क्या होना चाहिए? पुराने पार्टनरों को, है ना जी, ऑप्शन नंबर सी। और ये देखो क्वेश्चन बनाते समय कई बार हम ऐसा बोल देते थे कि पुराने पार्टनरों को पुराने अनुपात में बांटा जाएगा, है ना जी, इसीलिए बोलते थे क्योंकि नया पार्टनर आएगा तो उसको थोड़ी दिया जाएगा प्रॉफिट में हिस्सा। चलो, हालांकि एडमिशन चैप्टर जब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ना उसमें लाइन से यही पढ़ना है, लाइन से, कि नया पार्टनर एक आ रहा है तो ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 18 का सी टिक कर लिए, आगे बढ़े, बातें नहीं करो बाबू, 19 नंबर क्वेश्चन पे फोकस करो। 19 नंबर पढ़े बाबू, देखो लिखा है संपत्तियों एवं दायित्वों को उनके पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर दिखाया जाता है। एसेट एंड लायबिलिटीज आर शोन एट देयर रीवैल्यूड वैल्यू इन, कहाँ पर बाबू? संपत्ति और दायित्वों को नए वैल्यू पर कहाँ दिखाते हैं? नए बैलेंस शीट में। बताए भी थे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जब हम लोग बनाते हैं तो नया बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, नया बैलेंस शीट में नया वैल्यू दिखता है, बताए थे ना जी कंसेप्ट पढ़ाते समय। तो ऑप्शन नंबर ए नया आर्थिक चिट्ठा में, न्यू बैलेंस शीट में। ऑप्शन नंबर बी पुनर्मूल्यांकन खाते में, रिवैल्यू। अब देखो कई बच्चे क्या करेंगे, गलती से रिवैल्यूएशन अकाउंट टिक कर देंगे। क्यों? क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़े हैं कि भाई जब भी पुनर्मूल्यांकन होता है, संपत्ति और दायित्वों का वैल्यू बदलता है तो पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं, इसलिए टिक कर देंगे। लेकिन यहाँ पूछा क्या है कि नए वैल्यू को, ये नहीं पूछा है कि एसेट लायबिलिटी में होने से, एसेट लायबिलिटी में चेंज होने से, वैल्यू में चेंज होने से जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसको कहाँ दिखाते हैं, ये नहीं पूछा है। पूछा क्या है कि जो संपत्ति और दायित्व के नए वैल्यू आते हैं उनको कहाँ दिखाते हैं। मतलब 1 लाख का कोई बिल्डिंग है, वो बढ़ के 1,10,000 का हो गया, तो पूछ रहा है 1,10,000 रुपया कहाँ दिखाएंगे? नए बैलेंस शीट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या दिखाएंगे? सिर्फ 10,000 रुपया, कि 10,000 रुपया से बढ़ा है। तो क्वेश्चन पूछने के तरीके में और आपके सोल्यूशन देने के तरीके में क्लियरिटी होनी चाहिए, है ना। चलिए, और इसी कन्फ्यूजन में बहुत सारे बच्चे गलती करके आ जाते हैं, बाद में कहते हैं सर बना के तो आए थे, पता ना नंबर कहाँ कट गया। ऐसे कटते हैं नंबर। चलिए, तो क्या पूछा था बाबू? संपत्तियों एवं दायित्वों को उनके पुनर्मूल्यांकित मूल्य को दिखाया जाता है। कहाँ दिखाया जाता है? न्यू बैलेंस शीट में, नए आर्थिक चिट्ठा में। समझ गए बात? चलो, क्वेश्चन नंबर 19 का हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोगों ने कर लिया है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाइए। लिखा है लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर लेखांकन समायोजन किया जाएगा। ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स विल बी मेड फॉर। बताएंगे अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है तो अकाउंटिंग किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, क्या ख्याति का अकाउंटिंग लेखांकन होता है? फिर से पूछा सवाल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज होता है तो पूछा है किस किस का ट्रीटमेंट करते हैं? क्या ख्याति का ट्रीटमेंट होता है? क्या गुडविल का अकाउंटिंग करते हैं? ऑप्शन नंबर बी, क्या अविभाजित लाभों का बंटवारा करते हैं? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का बंटवारा होता है? ऑप्शन नंबर सी, क्या संचयों का बंटवारा होता है, एडजस्टमेंट होता है? यस सर, होता है। क्या उपरोक्त सभी का होता है एडजस्टमेंट? यस सर। मैंने बताया था कि जब जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, मतलब कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा तब पुराने लाभों को बांटेंगे, पुराने हानियों को, यानी किसका एडजस्टमेंट करेंगे? पुराने लाभों का एडजस्टमेंट करेंगे, पुराने हानियों का एडजस्टमेंट करेंगे, पुराने संचयों यानी रिजर्व का एडजस्टमेंट करेंगे, और गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे, और एसेट लायबिलिटी का दोबारा से वैल्यूएशन करेंगे। ये सब काम करेंगे ना, इन सबका एडजस्टमेंट करेंगे। उसी में से पूछा था किसका एडजस्टमेंट करेंगे, तो गुडविल का भी करेंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का भी करेंगे, रिजर्व का भी करेंगे, सबका एडजस्टमेंट करेंगे। हम लोगों ने किया है ऑलरेडी क्वेश्चंस में, क्वेश्चन बनाते समय किया है ना जी इन सबका, बस यही चीज़ है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 21 का डी। आगे बढ़े, 22 नंबर पे आ जाए, बोलो ना। कहता है कि लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो सकता है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैन टेक्स प्लेस। ऑप्शन नंबर ए,
साझेदारों की आपसी सहमति से, यानी पूछ रहा है कि लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन करना है तो कैसे करेंगे। ऑप्शन नंबर ए, साझेदारों की आपसी सहमति से, विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ पार्टनर्स। ऑप्शन नंबर बी, नए साझेदारों का प्रवेश पर, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। नया पार्टनर आएगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होगा, ऑटोमेटिक होगा, क्योंकि उसको भी तो कुछ हिस्सा देंगे, तो कहाँ से देंगे, जो हमारे पास है उसी में से न देंगे, तो चेंज हुआ कि नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर सी, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर, ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, कोई पार्टनर था एगो रिटायर कर गया, 3-4 आदमी हम लोग थे, एक आदमी कोई रिटायर कर गया, तब उसका भी हिस्सा हम ही लोग बांटेंगे ना, फिर से चेंज हुआ कि नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी सिचुएशन में लाभ विभाजन अनुपातों में परिवर्तन होता है। कोई दिक्कत। 22 का डी हो गया। चलो 23 नंबर पे आ जाओ। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर दायित्वों के मूल्य में कमी से होता है। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी ऑन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म रिजल्ट इनटू, यानी कि अगर लायबिलिटी का वैल्यू घट जाए तो प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत, बोलो ना। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाए। पुनर्मूल्यांकन से होने वाले लाभों को साझेदारों के बीच में बांटते हैं। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पार्टनर्स इज। बताओगे बाबू, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट, और उसमें जो भी प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटते हो? ओल्ड रेशियो में बांटते हो। देख लो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या बहुत भारी लग रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाए क्या? बोलो ना जी, 25 पे आ जाए। कहता है कि वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स रिजल्ट इन, यानी पूछ रहा है कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है पार्टनरों का तो उससे क्या होता है? क्या फर्म का पुनर्मूल्यांकन होता है? रिवैल्यूएशन ऑफ फर्म होता है। रिवैल्यूएशन ऑफ फर्म हम लोग कुछ नहीं पढ़े हैं, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटी होता है। यहाँ रिवैल्यूएशन ऑफ फर्म में कह दिया, ऐसा कुछ हम लोग नहीं पढ़े हैं। ऑप्शन नंबर बी, फर्म का पुनर्गठन होता है, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। यस सर, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो फर्म का पुनर्गठन होता है। यस। ऑप्शन नंबर सी, फर्म का समापन हो जाता है। नहीं नहीं, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बात। क्वेश्चन नंबर 25 का बी हो गया। 26 पे आ जाए बाबू। अगेन 26 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2022 में, वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखिए। साझेदारी अनुबंध में परिवर्तन का परिणाम है चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिजल्ट इन। ऑप्शन नंबर ए बताएंगे बाबू कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जब चेंज होता है तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, फर्म का पुनर्गठन, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है। यस सर। ऑप्शन नंबर बी, फर्म का समापन हो जाता है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। नहीं सर। फर्म का एकीकरण हो जाता है, अमाल्गमेशन ऑफ फर्म। नहीं। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए होगा, फर्म का पुनर्गठन होता है, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है। किसी को कोई दिक्कत बन रहा है? सवाल एग्जाम में आया हुआ ये सब सवाल है। चलिए 27 हम देख पा रहे हैं कि हम लोग बना लिए हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। 28 पे आ जाइए। और 28 बड़ा ही बहुत भारी क्वेश्चन पूछ दिया है जी, और पिछले साल एग्जाम में आया हुआ था 2024 में, 2016 में भी। सुनो ध्यान से, क्या पूछा है? त्याग अनुपात है सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज। फार्मूला पूछ दिया है भाई, आ जाता है एग्जाम में, फार्मूला आ जाता है एग्जाम में। त्याग अनुपात का फार्मूला बताइए। पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। ऑप्शन नंबर बी, बी टिक कर लीजिए। ए होगा, बी होगा। चलिए आ जाइए 29 नंबर पे। और 29 नंबर उल्टा पूछ दिया, लाभ प्राप्ति अनुपात यानी गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ऑप्शन नंबर ए टिक कर लो बाबू। और देखो ना एग्जाम में आया 17, 19, 21, 26 आएगा। ठीक है बात। 29 हो गया बाबू। और 30 नंबर हम लोगों ने कर लिया है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, और इसके साथ ही आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। बहुत भारी लगा क्या चैप्टर? बहुत सिंपल था, आसान था। तो इसके साथ ही चौथा नंबर चैप्टर हम लोगों ने समाप्त किया। 5वें चैप्टर की तरफ अब हम लोग प्रस्थान करेंगे। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।